हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का विलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम और नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। आजकल इसे कुछ लोग न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं। तो अगर आप एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं या एनपीएस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही काम की साबित होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की, कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे या फिर एनपीएस के बारे में आप इस वीडियो में क्या क्या जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एनपीएस क्या होता है। फिर इसमें आप जान सकते हैं कि इसके एनपीएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, या फिर इसके जो अकाउंट है वो आपको खुलवाना क्यों फ़ायदेमंद हो सकता है, और एनपीएस कैसे काम कर सकता है, या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की क्या क्या चॉइस हो सकती है। एनपीएस अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं, और टीयर सेकंड टाइप एनपीएस अकाउंट क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और एनपीएस अकाउंट में जो है आपकी जो रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, और एनपीएस अकाउंट खुलवाने से टैक्स में क्या क्या बेनिफिट्स है, और एडिशनल टैक्स में बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद में आप वीडियो में इस वीडियो में जान पाएंगे कि एनपीएस अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद में आप जानेंगे कि आप एनपीएस में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर आप अपने एनपीएस अकाउंट में कैसे पैसे जमा करवा सकते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या है, आपको कम से कम कितना पैसा आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करवाना होगा, जो यूनिट्स है वो आपके एनपीएस अकाउंट में कैसे क्रेडिट की जाती है और कब क्रेडिट की जाती है, और आप अपने एनपीएस अकाउंट से एग्जिट कब हो सकते हैं, यानी कि इसको बंद कब करवा सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं। उसके बाद में आप जान पाएंगे कि 60 साल की उम्र या फिर रिटायरमेंट के बाद आपको क्या करना होता है। फिर पार्शियल विड्रॉल की कंडीशंस देखेंगे। उसके बाद में एनपीएस की कैलकुलेशन करेंगे। एनपीएस के कैलकुलेटर्स हैं जो एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एनपीएस क्या होता है। जैसा कि इसके नाम में ही पेंशन है, तो ये एक पेंशन या फिर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसके सिटीजन्स को ओल्ड एज इनकम प्रोवाइड करवाने के लिए सबसे पहले 2004 में स्टार्ट की गई थी। ये सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 1 जनवरी 2004 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इसको सारे सिटीजन्स के लिए 2009 में अवेलेबल कर दिया गया था। और ये जो एनपीएस स्कीम है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लेके आती है मार्केट बेस्ड रिटर्न्स के आधार पे, यानी कि इसकी एनपीएस की जो इनकम है या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म सेविंग प्रदान करता है मार्केट बेस्ड रिटर्न के आधार पे। चलिए अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है ओल्ड एज इनकम प्रोवाइड करवाना। अब सपोज आपके पास आज की डेट में इनकम है, आपका खर्चा पानी अच्छे से चल रहा है। हो सकता है एक उम्र के बाद आपके पास पैसे हो ना हो, या रिटायरमेंट के पास जो है रिटायरमेंट के बाद जो है आपकी जो इनकम जो है बंद हो जाएगी। तो रिटायरमेंट के बाद में कैसे इनकम प्राप्त की जा सकती है, ये सोच के गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंडियन सिटीजन्स के लिए स्टार्ट किया था, और रीजनेबल मार्केट बेस्ड रिटर्न प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इसको एक्सटेंड किया गया था ओल्ड एज सिक्योरिटी कवरेज सारे सिटीजन्स के लिए, यानी कि देश के सारे सिटीजन्स जो है एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं और ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। ये थे इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं कि एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है। तो एक अथॉरिटी है जिसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में पीएफआरडीए कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ये जो अथॉरिटी है ये मेनली एनपीएस को रेगुलेट करती है, नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। और आजकल जो ये अथॉरिटी है इसने एक एनपीएस ट्रस्ट बना दिया है, एक ट्रस्ट बना दिया जिसका नाम एनपीएस ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट आजकल एनपीएस का सारा काम देखता है। जो ये पीएफआरडीए अथॉरिटी है इसने एनएसडीएल, जो एक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एक कंपनी है, उसको अपना सारा रिकॉर्ड रखने के लिए ऑथोराइज किया हुआ है। यानी कि एनएसडीएल इसकी सीआरए है, सीआरए जिसको सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी कह सकते हैं।
तो इसको रेगुलेट करता है PFRDA, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, और इसका सारा काम NPS ट्रस्ट देखता है, और इसका जो रिकॉर्ड है सारा NSDL रखता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, यानी कि आपको NPS अकाउंट खुलवाना क्यों फ़ायदेमंद हो सकता है। तो पहली बात ये है कि ये जो है वॉलंटरी है, आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में जब चाहे पैसे इसमें जमा करवा सकते हैं, और जितना चाहे जमा करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, ज़्यादा करवा सकते हैं। तो एक वॉलंटरी है, ये एक कंपलसरी प्रोसेस नहीं है कि आपको इतना पैसा या एक मोटा अमाउंट जो आपके खाते में आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस भी नहीं है कि आपके खाते में रेगुलर जो है आपका पैसा डिपॉजिट होता रहेगा, या आपको करवाना पड़ेगा। दूसरी बात है, या दूसरा एडवांटेज इसका है कि ये सिंपल है, यानी कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे जाके खाता खुलवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी NPS पोर्टल के थ्रू अपना खाता खुलवा सकते हैं। तीसरी बात है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसमें आपके खुद के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, यानी कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा इसमें निवेश करवा सकते हैं। अगली बात आती है कि ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब है कि आप अपना जो NPS अकाउंट है वो कहीं पे भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या मूव करवा सकते हैं, किसी भी जॉब से या एक जॉब से दूसरी जॉब में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, आप NPS में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। उसके बाद में इसका एक और एडवांटेज है, प्रोफेशनली मैनेज्ड बाई एक्सपीरियंस्ड पेंशन फंड्स। ये जो है एक्सपीरियंस्ड पेंशन फंड्स के द्वारा प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, और ये प्रॉपरली रेगुलेट भी किया जाता है PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो एक प्रॉपर सेटअप बनाया गया है थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। चलिए अब देखते हैं कि NPS जो है कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको अपना NPS अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जैसे ही आप अपना NPS अकाउंट खुलवाएंगे, आप कैसे खुलवाना है वो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो आपको एक PRAN नंबर, PRAN जिसे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कहते हैं, वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका PRAN आपको अलॉट होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे अलर्ट भेज दिया जाएगा, और उसका पूरा जो रिकॉर्ड है NSDL की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी में रख दिया जाता है। अब क्या होता है, आपका अकाउंट खुल गया है, आप एक्टिव हो गया है। अब आपको साल दर साल आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूशन यानी कि आपके अकाउंट में पैसा जमा करवाना है, और जो पूरा पैसा है और जिसमें जो यूनिट्स ऐड की जाती है, उसको जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो उसको हम बोलते हैं टोटल कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या 60 साल की उम्र के बाद जो अमाउंट आपको मिलने वाला है उसको कॉर्पस बोलते हैं, टोटल कॉर्पस बोलते हैं। तो 60 साल की उम्र के बाद में एक आप मोटा मोटा लमसम अमाउंट निकलवा सकते हैं, और कुछ अमाउंट की या 40 से 60% या अपनी इच्छा के अनुसार 100% अमाउंट की भी आप एन्युटी खरीद सकते हैं। एन्युटी का मतलब है आपके रिटायरमेंट के टाइम आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा, यानी कि आपकी जितने मैच्योरिटी अमाउंट होगा, उसके कुछ अमाउंट की आप एन्युटी खरीद सकते हैं। जिस अमाउंट की आप एन्युटी खरीदेंगे उस अमाउंट से आपकी पेंशन बनेगी। हर महीने आपको पेंशन आप जो है पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि NPS जो है कि प्रोसीजर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट चॉइस की, कि NPS में इन्वेस्टमेंट चॉइस जो है क्या क्या होती है। मेनली NPS में 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट चॉइस होती है। पहली जो है एक्टिव चॉइस होती है, दूसरी ऑटो चॉइस होती है। एक्टिव चॉइस में क्या होता है, सब्सक्राइबर। अब सब्सक्राइबर इन केस ऑफ NPS अकाउंट, NPS के केस में कस्टमर को सब्सक्राइबर कहा जाता है, यानी कि आपका NPS अकाउंट है तो आपको NPS सब्सक्राइब के रूप में जानेगी। तो एक्टिव चॉइस के केस में क्या होता है, सब्सक्राइबर को खुद को चूज करना होता है कि अपने जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है कितने % असेट क्लास में अलोकेट करवाना है। अब असेट क्लास जो है 4 टाइप की होती है। इक्विटी होती है जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न टाइप होती है। कॉर्पोरेट डेट होती है जो मीडियम रिटर्न और मीडियम रिटर्न और मीडियम रिस्क होती है। थर्ड होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको जी नाम से भी जाना जाता है, वो लो रिटर्न और लो रिस्क होती है। और एक चौथी और असेट क्लास है जिसमें क्या होता है, आपके जो इन्वेस्टमेंट फंड्स है
है इंस्ट्रूमेंट्स लाइक CBMS, MBS, कुछ कंपनीज हो सकती है या जो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्टिव चॉइस में क्या होता है, सब्सक्राइबर को खुद को चूज करना होता है कि आपके अमाउंट का कितना परसेंटेज अमाउंट जो है असेट्स क्लास में या कौन से असेट्स क्लास में, इक्विटी में या कॉर्पोरेट डेब्ट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना परसेंटेज आपको अलोकेट करवाना है। और दूसरी चॉइस होती है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है, जो फंड्स है ना ऑटोमेटिकली अलॉट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द सब्सक्राइबर इन ए प्री डिफाइंड मैट्रिक्स, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका जो फंड है ऑटोमेटिकली आपकी एज के अकॉर्डिंग एसेट क्लास में या फिर जो है अदर क्लासेज में जमा करवाया जाता है या अलोकेट करवाया जाता है। इसमें भी 3 तरह की कैटेगरीज है, अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। अग्रेसिव में क्या होता है, मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर होता है फंड्स का 75% तक एट द एज ऑफ अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स। और मॉडरेट क्लास में क्या होता है, 50% एक्सपोजर मैक्सिमम हो सकता है इक्विटी क्लास में, और कंजर्वेटिव में मैक्सिमम 20% एक्सपोजर हो सकता है फंड्स का इक्विटी क्लास में या इक्विटी एसेट्स में। अब बात करते हैं कि एनपीएस अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। देखिए एनपीएस अकाउंट मेनली 2 टाइप के होते हैं, टीयर फर्स्ट टाइप और टीयर सेकंड टाइप। टीयर फर्स्ट टाइप जो अकाउंट है वो आपका पेंशन अकाउंट होता है, यानी कि आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो टीयर फर्स्ट अकाउंट तो आपको खुलवाना ही होता है। जो अकाउंट पहले खुलता है वो टीयर फर्स्ट अकाउंट ही होता है। ये मैंडेटरी अकाउंट है, यानी कि आपको अगर एनपीएस में निवेश करवाना है तो टीयर फर्स्ट अकाउंट खुलवाना ही होगा। और जो दूसरा अकाउंट है वो होता है टीयर सेकंड अकाउंट, वो वॉलेंट्री होता है, वो ज़रूरी नहीं है आप खुलवाएं, आप चाहे तो खुलवा सकते हैं, आप चाहे तो ना भी खुलवा सकते हैं। ये जो आपके PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है उसके साथ एसोसिएटेड वॉलेंट्री अकाउंट होता है। ये एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है, इसमें आप जब चाहे पैसा जमा करवा सकते हैं, जब चाहे आप पैसा निकलवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कि टीयर फर्स्ट इज ए मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट, यानी कि एक ये जरूरी अकाउंट होता है, टीयर फर्स्ट अकाउंट आपको खुलवाना ही होगा। जबकि जो टीयर सेकंड अकाउंट है एक वॉलंटरी अकाउंट होता है जो आपके PRAN के साथ एसोसिएटेड होता है। और ये जो आपको है ग्रेटर ऑफर्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करवाता है, जैसा टीयर फर्स्ट अकाउंट में नहीं होता है। यानी कि इस अकाउंट में, यानी कि टीयर सेकंड टाइप एनपीएस अकाउंट में आप किसी भी टाइम पे विड्रॉ करवा सकते हैं अपना पैसा और किसी भी टाइम पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। ऐसे सब्सक्राइबर जिनके पास टीयर फर्स्ट अकाउंट है वो अपना टीयर सेकंड अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं, और जो टीयर फर्स्ट अकाउंट है वो NRI भी खुलवा सकते हैं और इंडियन रेजिडेंट भी खुलवा सकते हैं, जबकि टीयर सेकंड टाइप अकाउंट जो है NRI नहीं खुलवा सकते हैं। और ये जो टीयर सेकंड टाइप अकाउंट है या आप टीयर फर्स्ट अकाउंट ओपन करवाते टाइम भी ओपन करवा सकते हैं। और ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं जिनका टीयर फर्स्ट टाइप एनपीएस अकाउंट है वो भी अपना टीयर सेकंड टाइप अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं टीयर सेकंड टाइप एनपीएस अकाउंट के बेनिफिट्स की। अब देखिए इसमें पहला बेनिफिट ये है नो एडिशनल एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। इसका कोई एडिशनल मैनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है। आप अपनी डेली नीड के अकॉर्डिंग इसमें सेविंग करवा सकते हैं और एनी पॉइंट ऑफ टाइम विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप अपने पेंशन फंड यानी कि टीयर फर्स्ट टाइप पेंशन फंड अकाउंट में अपना पैसा टीयर सेकंड से भी जमा करवा सकते हैं। इसमें किसी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इसमें कभी भी एग्जिट हो सकते हैं या ये खाता कभी भी बंद करवा सकते हैं। सेपरेट नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और अलग अलग यानी कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी अवेलेबल है जो टीयर फर्स्ट अकाउंट में नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि जो एनपीएस अकाउंट में है रिटर्न्स जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए यहाँ लिखा है द कंट्रीब्यूशन रिमिटेड इन सब्सक्राइब अकाउंट इज पास्ड ऑन द PFMs एज सेलेक्टेड बाय द सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो पैसा आप अपने एनपीएस अकाउंट में जमा करवाते हैं वो पेंशन फंड मैनेजर्स के पास जाता है। और जो पेंशन फंड मैनेजर्स है, अब पेंशन फंड मैनेजर्स बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जिनकी लिस्ट आप जो है एनपीएस अकाउंट या एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे सकते हैं।
इसमें जैसे ज़्यादातर इसमें बैंक्स है, जैसे ICICI बैंक है, SBI बैंक है और PNB बैंक है और कुछ PFMs यानी कि पेंशन फंड मैनेजर्स, कुछ अन्य कंपनियां भी है जो LIC है या और भी बहुत सारी कंपनीज हो सकती है। ये जो पेंशन फंड मैनेजर है ये क्या करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के आधार पे एक नेट असेट वैल्यू जिसको NAV नेट असेट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं ईच बिजनेस डे के लिए और इस नेट असेट्स वैल्यू के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स है आपके अकाउंट में जमा करवा दी जाती है। अब देखिए यहाँ लिखा है जो द रिटर्न अंडर NPS इज मार्केट ड्रिवन, यानी कि NPS के अंदर जो रिटर्न होती है वो मार्केट ड्रिवन होती है, मार्केट पे डिपेंड होती है। अब ये इक्विटी पे मान सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स पे मान सकते हैं और इस पे जो आपको रिटर्न मिलने वाली है उसका एक डिफाइंड अमाउंट नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतना % तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की, यानी कि NPS में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो देखिए इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक NPS में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं और टैक्स सेव कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल टैक्स 50,000 रुपये का भी आप ले सकते हैं, जो इनकम टैक्स की जो है सब सेक्शन 80CCD 1B के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास NPS अकाउंट है और एक साल में आप 2 लाख रुपए तक NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 2 लाख रुपए तक की टैक्स में आप छूट पा सकते हैं। जो ये टैक्स बेनिफिट्स है ये केवल टियर फर्स्ट टाइप अकाउंट यानी कि पेंशन टाइप, ये पेंशन अकाउंट में ही एप्लीकेबल होती है। टियर सेकंड टाइप अकाउंट के लिए ये टैक्स बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं है। और टैक्स बेनिफिट्स का फ़ायदा लेने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर को एक कागज़ या डॉक्यूमेंट प्रूफ जमा करवाना होगा। वो प्रूफ क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट हो सकता है, यानी कि NPS में आपने पैसा जमा करवाया है उसका स्टेटमेंट आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, जिसकी मदद से आप टैक्स में सेविंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर टैक्स बेनिफिट्स अंदर NPS अपार्ट फ्रॉम अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंतर्गत जो टैक्स बेनिफिट्स है उसके अलावा और टैक्स में बेनिफिट्स आप NPS के थ्रू क्या क्या ले सकते हैं। तो आप पहला जो ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं पार्शियल विड्रॉल पे, यानी कि अगर आप अपने NPS अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल करना चाह रहे हैं, यानी कि मैच्योरिटी से पहले उसमें से पैसा निकलवाना चाह रहे हैं, तो अप टू 50% ऑफ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 25% तक उसका 25% तक अगर आप पैसा निकलवाना चाहते हैं या पार्शियल विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है। अब दूसरा बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट ऑन एन्युटी परचेज। जब रिटायरमेंट के टाइम या 60 साल की उम्र के बाद आप एन्युटी परचेज करते हैं, चाहे वो कितना ही अमाउंट हो सकता है, तो वो जितनी अमाउंट की आप एन्युटी परचेज करते हैं, यानी कि एन्युटी से मतलब यहाँ है जितना अमाउंट आप पेंशन के लिए जमा करवाना चाहते हैं यानी जिस अमाउंट से आप पर मंथ आप अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं वो अमाउंट एन्युटी होता है। तो जितने अमाउंट की आप एन्युटी खरीदेंगे वो अमाउंट भी टैक्स फ्री हो सकता है। और आपका जो लमसम अकाउंट है वो भी टैक्स फ्री होता है, लेकिन 40% तक ही होता है। अब सपोज आपका जो, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं अब सपोज आपका जो टोटल कॉर्पस है रिटायरमेंट के टाइम या 60 साल की उम्र के बाद लगभग 10 लाख रुपए है। अब उसमें से आपने 40% आपके जो इनकम की है, यानी 40% का मतलब है 4 लाख रुपए हो गए, है ना। यानी कि आपके 10 लाख रुपए में से अगर 40% अमाउंट आपने लमसम के रूप में विड्रॉ करवा लिया और 60% अमाउंट की एन्युटी खरीद ली, यानी कि पेंशन पर मंथ बनवा ली, यानी कि 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए आपने लमसम एक मुश्त निकलवा लिए और 6 लाख रुपए की आपने पेंशन बनवा ली, जिससे आपकी पर मंथ पेंशन आने वाली है। तो इस पैसे पे आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब साल दर साल या 60 साल बाद में मंथली जो आपकी पेंशन आएगी, वो उस पेंशन से जो इनकम होगी या उस पेंशन जो एक तरह से सैलरी मान सकते हैं उसको, उस पेंशन से जो इनकम होगी
वो केवल इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। अब बात करते हैं कि एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। आप दो तरीके से एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पहला तरीका होता है ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके में आपको नज़दीकी पीओपी पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और ये अकाउंट तभी खुल पाता है जब आपकी उम्र 18 से लेकर 65 साल तक के बीच में है। अब नज़दीकी पीओपी का पता लगाने के लिए आप एनपीएस ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो वेबसाइट मैं आगे इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। दूसरा तरीका होता है ई एनपीएस के थ्रू ऑनलाइन खुलवाना। आप एनपीएस का ऑनलाइन पोर्टल विजिट करिए, वहाँ पे आप अपने आधार या पैन कार्ड से वेरीफाई करिए और आप अपना जो है एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने की क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको विजिट करना होगा एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट enps.nsdl.com पे। उसके बाद में आपको वहाँ मिलेगा नेशनल पेंशन सिस्टम का लिंक, वहाँ आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी। आप बेसिक डिटेल्स एंटर करिए, आप अपने आधार नंबर एंटर करिए और आधार ओटीपी के थ्रू लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स अपलोड करनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। ये सब अपलोड करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है उसका पेमेंट करना होगा नेट बैंकिंग ऑप्शंस के थ्रू। ये आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और भी कई ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे फिर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आधार ओटीपी के थ्रू ई साइन करवाना होगा। ई साइन के बाद आपका पीआरएन नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और पीआरएन कार्ड आपके एड्रेस पर डिस्पैच कर दिया जाएगा, यानी कि आपका एनपीएस अकाउंट है खोल दिया जाएगा। अब बात आती है कि एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कैसे करें, यानी कि पैसे कैसे जमा करवा सकते हैं। इसके 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप कंट्रीब्यूशन स्लिप भरिए और नज़दीकी पीओपी पे जमा करवा सकते हैं। पीओपी जिसको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। एनपीएस के द्वारा जो है बहुत सारे कुछ बैंक्स है, कुछ कंपनीज है, उनको पीओपी निर्धारित किया गया है, वो एनपीएस की सेवाएं प्रदान करते हैं। तो नज़दीकी पीओपी सर्विस प्रोवाइडर जानने के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपको कंट्रीब्यूशन के लिए आप एनपीएस की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है आप एनपीएस का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे आईओएस हो, उसमें डाउनलोड करें और अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी टाइम जमा करवा सकते हैं। अब देखते हैं मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया अंडर एनपीएस, यानी कि एनपीएस में आपको कम से कम कितना पैसा जमा करवाना होगा। अगर आप टीयर फर्स्ट अकाउंट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम कम से कम आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको जमा करवाना होगा। और अगर टीयर सेकंड टाइप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं साथ में ही तो 1000 रुपये आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जमा करवाना होगा। इन केस ऑफ टीयर फर्स्ट टाइप ऑफ एनपीएस अकाउंट आपको पर कंट्रीब्यूशन कम से कम 500 रुपये जमा कराना होगा, यानी कि आप जब भी पैसा जमा करवाना चाहे अपने एनपीएस अकाउंट में तो कम से कम आपको 500 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। और एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम आपको 1000 रुपये टीयर फर्स्ट टाइप पेंशन अकाउंट में जमा करवाना होगा। और एक साल में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक बार आपको अपने एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा करवाना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो एनपीएस अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है या डोरमेंट हो जाता है। टीयर सेकंड टाइप अकाउंट में मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है 250 रुपये होता है और इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं कि एनपीएस अकाउंट में यूनिट्स जो है कैसे क्रेडिट की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने पीओपी पे या ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप अपना कंट्रीब्यूशन अपने एनपीएस अकाउंट में जमा करवाते हैं तो जो पीओपी क्या होता है, जो उस कंट्रीब्यूशन की डिटेल है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि एनएसडीएल के पास भेजता है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है ट्रस्टी बैंक के अकाउंट में जमा करवाता है। ट्रस्टी बैंक
वो बैंक होता है जिसमें आपका जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है रखा जाता है, उसको ट्रस्टी बैंक कहते हैं। तो पीओपी ने आपका पैसा लिया और वो सूचित करता है, यानी कि उसकी डिटेल्स अपलोड करता है सीआरए सिस्टम में, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के सिस्टम में, और ट्रस्टी बैंक में आपका पैसा जमा करवाता है। जैसे ही ट्रस्टी बैंक के पास आपका पैसा पहुंचता है तो वो उसकी रिसिप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमें आपका पैसा मिल गया है, उसको सीआरए सिस्टम में अपलोड करता है। जैसे ही ये दोनों इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड हो जाती है तो जो एक सेटलमेंट प्रोसेस इनिशिएट की जाती है सीआरए सिस्टम द्वारा, और आपके अकाउंट में जो यूनिट्स क्रेडिट कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि आप अपने एनपीएस अकाउंट से एग्जिट कब हो सकते हैं, यानी कि आप अपना एनपीएस अकाउंट बंद कब करवा सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन है। देखिए, ऑन सुपरन्यूएशन, यानी कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद या फिर 60 साल की उम्र होने के बाद में इससे एग्जिट हो सकते हैं या इसको क्लोज करवा सकते हैं। अब देखिए, अगर टोटल एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस इज लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, यानी कि अगर रिटायरमेंट के या 60 साल की उम्र के बाद आपका टोटल अमाउंट है 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम है, तो आप 100% भी उस अमाउंट को निकलवा सकते हैं, आपको एन्युटी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रीमेच्योर एग्जिट का भी ऑप्शन होता है, यानी कि 60 साल की उम्र से पहले अगर आप अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं एनपीएस अकाउंट से, तो उसके अंदर जो टोटल अमाउंट जमा है उसका कम से कम 80% तो आपको एन्युटी खरीदने के लिए लगाना पड़ेगा, और 20% आप अपना लमसम अकाउंट निकलवा सकते हैं। यानी कि आप अगर 60 साल से पहले अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो कम से कम 80% आपके जो टोटल जमा धन है या टोटल कॉर्पस है उससे आप उसके कम से कम 80% से आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, पेंशन फंड बनवाना पड़ेगा, उससे पर मंथ पेंशन प्राप्त करनी पड़ेगी। अब इसकी भी एक शर्त है कि आपके एनपीएस अकाउंट को कम से कम 10 साल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रीमेच्योर एग्जिट ले सकते हैं। अब प्रीमेच्योर एग्जिट के केस में क्या है, अगर आपका टोटल अमाउंट 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो आप 100% विड्रॉल भी कर सकते हैं लमसम अकाउंट के रूप में, लमसम अमाउंट के रूप में, और एन्युटी खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपॉन डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो जो 100% कॉर्पस है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर नॉमिनी नहीं है तो जो उसका जो लीगल हेयर है उसको ये पूरा पैसा दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद या फिर रिटायरमेंट के बाद क्या करना होता है या क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इसमें देखिए 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये है कि आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी कि अब सपोज 60 साल की उम्र आपकी हो गई है या आप रिटायर हो गए, लेकिन आपके पास ऐसा इनकम का सोर्स है कि आपका काम चल रहा है, तो आप एनपीएस में 10 साल तक और कंट्रीब्यूशन जमा करवा सकते हैं और 70 साल के बाद में आप जो है पेंशन प्राप्त कर सकते हैं या फिर लमसम अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप डिफरमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं विड्रॉ करना, उसमें 70 साल की उम्र तक कंटिन्यू कर सकते हैं और 70 साल के बाद लमसम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और एन्युटी खरीद सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन तो होता ही है, आप जैसे 60 साल की उम्र हो गई या फिर रिटायर हो गए तो आप अपनी पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं एक एन्युटी खरीद के, और उस अमाउंट में से आप कुछ लमसम अमाउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की क्या क्या कंडीशंस है। पार्शियल विड्रॉल अपन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ कंडीशंस है कि कम से कम आपके एनपीएस अकाउंट को खुले 3 साल हो गए तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, और आप पार्शियल विड्रॉल उतना ही कर सकते हैं जितना आपका जो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट है उसका 25% ही आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अब सपोज आपके खाते में 3 साल बाद 10 लाख रुपए हैं तो आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे अपने खाते में से पार्शियल विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और पार्शियल विड्रॉ तभी कर सकते हैं जब कोई स्पेशल रीज़न आपके पास हो, उसमें से जैसे बहुत सारे रीज़न से हो सकते हैं, जैसे आपके अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, आपको अपने बच्चों की मैरिज के लिए पैसे चाहिए, या फिर आपको रेजिडेंशियल हाउस खरीदने या बनवाने के लिए पैसे चाहिए, या स्पेसिफाइड बीमारियों के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए,
या फिर जो है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए। और एक और कंडीशन यहाँ पे है, जो विड्रॉ है आप अपने टोटल एनपीएस अकाउंट के टेन्योर में मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं पार्शियल विड्रॉ। और फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑन वेंचर और एनी स्टार्टअप, आप कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना खुद का, तो भी आप पार्शियल विड्रॉ अपने अकाउंट से करवा सकते हैं, जिसका प्रूफ आपको एनपीएस को देना होगा। अब बात करते हैं एनपीएस कैलकुलेशन की और एनपीएस कैलकुलेटर की। अब देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम अपना एनपीएस पे टोटल कॉर्पस की गणना करेंगे। ये जो कैलकुलेशन है ये एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट npstrust.org.in पर उपलब्ध एनपीएस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग की गई है। तो इस एग्जांपल के केस में क्या है, अगर आपकी जन्म तिथि 1995 है और आप पर मंथ 10,000 रुपये अपने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, यानी कि 1,20,000 रुपये एक साल में आप जमा कर रहे हैं अपने एनपीएस अकाउंट में, और आप ये मान के चल रहे हैं कि जो रिटायरमेंट के या 60 साल की उम्र के बाद में एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी इन्वेस्टमेंट पे वो लगभग 10% होगी, और रिटायरमेंट के टाइम आप जो है अपने टोटल अमाउंट की 40% अमाउंट की एन्युटी खरीदेंगे, यानी कि पर मंथ पेंशन प्राप्त करने के लिए आप अपना 40% पैसा जमा करवा देंगे, और एन्युटी पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी वो रेट होगी 6%। तो इस केस में क्या होगा, लगभग आप 32-33 साल तक एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा कराओगे 60 साल की उम्र तक, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो होगा लगभग 38,40,000 रुपये, और रिटायरमेंट के टाइम आपका जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो होगा लगभग 2,80,00,000 रुपये। अब अगर आप इसके 40% अमाउंट की एन्युटी खरीद रहे हैं, यानी कि पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो 1,12,00,000 रुपये की एन्युटी खरीद करके आप लगभग 56,000 रुपये पर मंथ जो है अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं रिटायरमेंट के या फिर 60 साल की उम्र के बाद, और इसका 60% जो अमाउंट है आप लमसम अमाउंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जो लगभग 1,68,00,000 रुपये होता है। ये जो कैलकुलेशन इससे हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि आप इतना पैसा जमा कराएंगे तो इतना पैसा आप रिटायरमेंट पे ले पाएंगे, ये जो है इंडिकेटिव है, और इसकी जो गणना है वो एनपीएस कैलकुलेटर जो एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है उसके आधार पे की गई है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट enps.nsdl.com पर भी विजिट कर सकते हैं। एक दूसरी वेबसाइट npscra.nsdl.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, और एनपीएस ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट npstrust.org.in पर भी लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एनपीएस की कैलकुलेशन के लिए या फिर एनपीएस कैलकुलेटर के लिए सबसे पहले आपको एनपीएस ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.npstrust.org.in पर जाना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइबर्स टैब पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपको एक और टैब मिलेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन एनपीएस, वहाँ पे क्लिक करेंगे। इस टैब के अंदर आपको एक और टैब मिलेगा जहाँ लिखा होगा कैलकुलेट दी पेंशन नीड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे आपको एनपीएस का जो कैलकुलेटर है आपकी स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। देखिए, एनपीएस का कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया है। अब आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें एंट्रीज कर सकते हैं और आप अपने रिटायरमेंट पे पाने वाले टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल कॉर्पस की गणना कर सकते हैं। यहाँ मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। जैसे ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी है। मैं लगभग या 10,000 रुपये पर मंथ एनपीएस में निवेश करना चाहता हूँ, और मेरे ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो लगभग होगा 32 साल का, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एनपीएस पे 10% इनकम या रिटर्न जो है मुझे मिलेगी, और रिटायरमेंट के टाइम या फिर 60 साल की उम्र के बाद मैं अपने टोटल कॉर्पस का 40% अमाउंट एन्युटी खरीदने के लिए लगाऊंगा, और जो एन्युटी पे जो रेट होगी लगभग 6% होगी। तो मेरे केस में क्या होगा, लगभग 38,40,000
का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा एनपीएस अकाउंट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और जो टोटल कॉर्पस जो बनेगा वो बनेगा 2,80,00,000 रुपये लगभग। और उसके 40% अमाउंट यानी कि 1,12,00,000 रुपये की मैं एन्युटी खरीद लूँगा। इससे मैं पेंशन प्राप्त करूँगा। जो पेंशन होगी वो 56,000 रुपये लगभग होगी। और जो लमसम अमाउंट मैं निकालूँगा 60% वो होगा लगभग 1,68,00,000 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आपको एनपीएस के बारे में इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।